नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च। डेली करंट अफेयर क्विज के वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलग अलग फील्ड से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने लाए हैं, जिसमें साइंस, टेक, इकोनॉमिकल्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट इश्यू हैं और जो घटित घटनाएं उनमें से छाट के कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो करंट अफेयर है वो लेके आए हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरात नामक त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए बंगाली समाज ब्राह्मण, बी तमिल शैव समुदाय, सी कश्मीरी पंडित या डी गुजराती जैन समुदाय। आंसर है सी कश्मीरी पंडित। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व शुरू होने वाले हेरात पर्व कश्मीरी हिंदू समाज का एक अहम त्योहार है। इसकी तैयारियां कश्मीरी पंडितों ने लगभग पूरी कर ली थी। सोमवार शाम को हर कश्मीरी पंडित के घर पर विधिवत रूप से शिव पूजा प्रारंभ हो जाती है। आमतौर पर यह शिवरात्रि से एक दिन पहले और 2 दिन बाद टोटल 4 दिन का ये त्यौहार होता है, मनाया जाता है। जिसे पहले दिन की जो पूजा होते हैं उसको कश्मीरी लोग पर्व पूजन कहते हैं। हेरब पर्व का जो मतलब भी शिव पूजा ही होता है। यह शिवरात्रि का ही एक हिस्सा है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं वो समाज में हेरब पर्व रीति रिवाज से अपने रीति रिवाजों से इस पूजा को करते हैं। शिव पार्वती की पूजा अर्चना और शिव बारात इस पूजा का मेन मकसद होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नौ परिवहन सहायता संगठन ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ऑप्शन है ए भारत, बी सिंगापुर, सी मालदीव या डी इंडोनेशिया। आंसर है ए इंडिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नौ परिवहन संगठन सहायता संगठन ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। यह चुनाव सिंगापुर में आयोजित ILA की पहली आम सभा में हुआ था। यह सभा जो हुई 18 से 21 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी। ILA यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन जो है, इसकी स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में हुई थी। 2024 में 23 राज्यों द्वारा अनुमोदित एक कन्वेंशन के आधार पर इसकी स्थिति को आधिकारिक तौर पर गैर सरकारी संगठन NGO से बदलकर अंतर सरकारी संगठन IGO कर दिया गया है। भारत दिसंबर 2025 में ILA परिषद की बैठक और सितंबर 2027 में मुंबई में ILA सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी भी करेगा। समुद्री मामलों में भारत के मजबूत नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करते हुए यह चुनाव टिकाऊ और सुरक्षित समुद्री नेविगेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की विश्व द्वारा पुष्टि होनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो और NIT त्रिची ने, बी NPCI और IIT दिल्ली, सी DRDO और IIT मुंबई या डी IIT मुंबई मद्रास और भारतीय रेलवे। आंसर है डी IIT मद्रास और भारतीय रेलवे। IIT मद्रास ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने में सफलता प्राप्त की है। हाइपरलूप ट्रैक को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाइपरलूप की मदद से 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि आप दिल्ली से जयपुर जाने में आपको सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगेगा। हाइपरलूप एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली होती है जिसे इलॉन मस्क ने 2013 में प्रस्तावित किया था। यह एक परिवहन तंत्र है जो लगभग वैक्यूम ट्यूब निर्वात स्थान, मतलब जहाँ पर एक ट्यूब के अंदर, कम दबाव ट्यूब के अंदर ही इसमें आप पॉड टैक्सियों या फिर रेलवे जो डब्बे होते हैं उनको दौड़ाया जाता है।
हाइपरलूप में मैग्नेटिक नेविगेशन तकनीक का उपयोग होता है, जिससे जो पॉड या टैक्सी को और जो रेलवे के डब्बे जो होते हैं मोनोजी, उनको ट्रैक से ऊपर उठा के बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जाता है, जिससे इसमें ट्रैक से ऊपर होने की वजह से इसमें घर्षण या रगड़ नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी गति तेज तो होती है, साथ ही साथ इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक छोर से एक वैक्यूम ट्यूब के एक छोर से दूसरी छोर की ओर एकदम तेज गति के साथ परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है ए ओलाफ सोल्ज, बी फ्रेडरिक मर्ज, या सी एनालेना बेयरबॉक, या डी क्रिश्चियन लिंडन। आंसर है बी फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी में अभी हाल में पिछले रविवार को आम चुनाव हुए हैं। जर्मनी में विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है। इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज का जर्मनी के नए चांसलर बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जर्मनी के जो रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने देश के आम चुनाव में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है, जिसमें जर्मनी की ओलाफ सोल्ज की केंद्रीय वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हराया है। जर्मनी के ब्रॉडकास्टर ARD के अनुसार फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाली ब्लॉक, जिसमें उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU और क्रिश्चियन सोल्स यूनियन CSU शामिल है, उसको 28.5% वोट मिले थे। इसके बाद जर्मनी की ही दूरदराज पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD नहीं थी, जिसको लगभग 20.7% वोट मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ACADA सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है ए भारतीय सेना, बी DRDO, सी LN लिमिटेड, या डी इसरो। आंसर है DRDO। भारतीय सेना ने 25 फरवरी 2025 को बॉय इंडियन IDDM श्रेणी के तहत LNT लिमिटेड से 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म ACADA सिस्टम खरीदने के लिए 80.43 करोड़ का अनुबंध किया है। यह प्रणाली 80% स्थानीय घटकों के साथ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। ACADA या कहा जाए ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म को DRDO के ग्वालियर स्टैब्लिश ने विकसित किया है। यह आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री IMS तकनीक का उपयोग करके केमिकल वॉरफेयर एजेंट CWA और टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल TIC का पता लगाता है। मोस्टली इस अलार्म सिस्टम से जो आजकल के केमिकल वॉर या बायोलॉजिकल वॉर जो होने की संभावना है, उसमें जो केमिकल वॉरफेयर के एजेंट होंगे या जो टॉक्सिक किसी प्रकार का टॉक्सिक जो केमिकल होंगे, उनका पता लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की है? ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी लाओस, सी डेनमार्क, या डी कजाकिस्तान। आंसर है सी डेनमार्क। डेनमार्क में 25 फरवरी भारत के साथ संधारणीय ऊर्जा संसाधन में सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को तेज करने के लिए अपने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। डेनमार्क के दूतावास के बयान में कहा गया है कि भारत में डेनमार्क के दूतावास और महावाणिज्यवास दूतावास के नेतृत्व में नया गठबंधन एक रणनीतिक पहल है, जो दोनों देशों के व्यवसायों, सरकारी निकायों, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके भारत में एक सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत में डेनमार्क के जो राजदूत हैं रासमस एबिल्गार्ड क्रिस्टन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में निर्णायक कार्रवाई का समय अब आ गया है और हरित संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी दार्जिलिंग, सी चेन्नई या डी नैनीताल। आंसर है दार्जिलिंग। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर में बना है, जिसका नाम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। यह बायो बैंक संरक्षण और अनुसंधान के लिए जंतुओं के आनुवंशिक तत्वों को संरक्षित करेगा। इसे फ्रोजन चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इन बायो बैंकों में संकटापन्न प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए जंतुओं के डीएनए और उनके ऊतक के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। बायो बैंक से जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। इस जो बायो बैंक है, इसमें जंतुओं के आनुवंशिक तत्वों को सुरक्षित करके अनुसंधान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस बायो बैंक में जंतुओं के आनुवंशिक तत्वों का संरक्षित करके इनका इस्तेमाल उनके संरक्षण के लिए भी किया जाएगा। साथ ही इस बायो बैंक में जो संकटास्पन्न है जो प्रजातियां हैं, उन जंतुओं के डीएनए और उनके ऊतक के नमूने भी एकत्रित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? ऑप्शन है ए म्यांमार, बी अफ्रीका, सी भारत या डी मलेशिया। आंसर है बी भारत। साल 2024 में ग्लोबली 296 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2024 में भारत में 84 बार शटडाउन हुआ, जो दूसरे नंबर पर रहा, जबकि म्यांमार में 85 बार शटडाउन हुआ। भारत में इसका जो शटडाउन हुआ है वह अधिकतर आंदोलन और सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए हैं। भारत में करीब 16 राज्यों में इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं हुई है। सबसे जो ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो मणिपुर में हुआ, इसकी संख्या 21 थी। वहीं हरियाणा में 12 बार, जम्मू और कश्मीर में भी 12 बार शटडाउन लगाए गए। अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो ज़्यादातर देश में इंटरनेट शटडाउन की वजह युद्ध है। ग्लोबली 11 देशों में 103 शटडाउन हुए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो एलन मस्क है, उनकी प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ज़्यादा ब्लॉक होने वाली प्लेटफॉर्म है। साथ ही टिकटॉक और सिग्नल एक जो सोशल मीडिया है उसको भी ब्लॉक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सौर परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी आसाम, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। आंसर है डी मध्य प्रदेश। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न है CP सेंटर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक CPSU योजना के अंतर्गत धार मध्य प्रदेश के धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना तथा 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में जो 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की उपस्थिति में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। आंसर है ए उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 फरवरी 2025 को ओडिशा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यास और नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी ज्ञान साझा करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में दूसरे के अनुभवों से सीख लेंगे। 8वां शिखर सम्मेलन जो मई 2022 में हुआ था, वो गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने तीसरा SABA साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी भारत या डी नेपाल। आंसर है सी भारत। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी बार साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है। यह साबा महिला चैंपियनशिप में भारत की पहली भागीदारी थी। टूर्नामेंट का आयोजन साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन SABA साबा द्वारा किया गया था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। यह 23 से 26 फरवरी 2025 तक KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। साबा महिला चैंपियनशिप में 8 पात्र देश शामिल होते हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान है। अगला क्वेश्चन है, मिनर्वा रिया घाटी बोरेलिस जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है ए मकड़ी, बी चींटी, सी मेढक या डी सांप। आंसर है सी मेढक। पश्चिमी महाराष्ट्र के शोधकर्ताओं ने मिनर्वा रिया घोटा बोरेलिस नामक एक नई स्थानिक मेढक प्रजाति की खोज की है। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री के उत्तर पश्चिमी घाटों में महाबलेश्वर में पाया गया था। यह नाम घाटी संस्कृत में पश्चिमी और बोरेलिस लैटिन भाषा में उत्तरी से आया है। इसका अर्थ होता है कि उत्तर पश्चिमी घाट। यह मिनर्वा रिया जीनस से संबंधित है, जिसे आमतौर पर क्रिकेट मेढक के रूप में जाना जाता है। इन मेढकों के पेट पर एक समांतर रेखाएं होती हैं और ये खड़े पानी या छोटे झरनों के पास घोंसला बनाते हैं। इनकी आवाज़ें बुलबुल जैसी होती हैं और नर की प्रजनन आवाज़ इस जीनस में एक अद्वितीय होती है। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे और कुछ मैगजीन जो नेशनल मैगजीन है उनमें से लिए गए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हुआ, साथ ही आपकी जो तैयारी चल रही है उसको एक नए आयाम देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।